और क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल देख करके आप आए हो। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैं आपसे वादा करने वाला हूँ कि मैं जितना सब कुछ पढ़ाऊँगा वो सब कुछ आपके बुद्धि के अंदर चला जाएगा। ठीक है, याद रखना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये आप सभी लोग हो। ठीक है, और जो कमेंट नहीं करेगा ना तो वो बहुत गंदा लगेगा। ठीक है, वो बहुत, हाँ मतलब ज़्यादा मजाक नहीं करूँगा। ये आप लोग हो, कैसे लग रहे हो बताओ, हाउ आर यू। चलो, मादा जनन तंत्र के देखते हैं। सबसे पहले कुछ भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है अंडाशय। अंडाशय जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, भैया अंग्रेजी भी पढ़ना है ना, बोलते हैं ओवरी। इसके बाद आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को बोलते हैं भैया फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अंडवाहिनी के बाद आता है गर्भाशय। गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के बाद आता है योनि जिसको बोलते हैं वेजाइना, है ना। वेजाइना के बाद आता है सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या आती हैं? एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं तो 5 ये भाग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि कभी हम लोग भूलें ना। ठीक है, ये एक ऐसा, फिर आप ऐसे ले जाइए। ठीक है, फिर ऐसे ले जाइए। बहुत सिंपल है। ठीक है, दुनिया का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी का है। सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कह रहा भाई मैं। ये देखो, बताओ देख करके कुछ लग रहा है कि नहीं, बताइयो ज़रा। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये इससे जुड़ा होता है लिगामेंट के द्वारा। ठीक है सर, ये जो हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट कलर्ड कर दूं मैं। ये देखिए, कुछ लग रहा है बताइए। और ये पार्ट, ये जो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं अंडाशय। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के इन दोनों पार्ट को बोला जाता है अंडाशय। इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं सर ओवरी। ठीक है, इसके बाद अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं फैलोपियन। जो एक अंडवाहिनी ये हो गई और दूसरी अंडवाहिनी ये हुई, तो ये क्या होती है सर? ये होती है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद गर्भाशय। तो सर जो गर्भाशय होता है वो यही होता है। कौन सा होता है गर्भाशय? यूट्रस, ये वाला भाग जो होता है गर्भाशय। तो फैलोपियन ट्यूब कितनी पाई जाती हैं? तो आपने बोला 2, एक लेफ्ट एक राइट। अंडाशय ओवरी कितनी पाई जाती हैं? 2। गर्भाशय कितना पाया जाता है? 1। गर्भाशय के भागे का जो भाग होता है यहाँ से, जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, उस भाग को बोलते हैं योनि। उसके पहले होता है सर्विक्स। क्या होता है? वो होता है सर्विक्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं पर कुछ ग्लैंड होती हैं जो चीज़ों का स्राव करती हैं। ठीक है, उनको एसेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं सर। ठीक है, चलिए, उम्मीद है मुझे समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बहुत दुख होता है। चलिए अब अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है चाचा, अपने दिमाग को इसी जगह पर रखिएगा, है ना, नहीं तो आपकी ये चुंदई खड़ी कर देंगे हम। चलिए, मनुष्य में मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, उदर गुहा का नीचे की तरफ का भाग कहलाता है श्रोणी भाग। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र। तो क्या होता है, मनुष्य में मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। ये उदर गुहा की तरफ स्थित होते हैं, जिनकी आकृति अंडाकार होती है। ठीक है,
यदि आप अभी तक नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखें तो आप उसे भी देख लीजिए। इसकी आकृति कैसे होती है, अंडाकार, और नर के अंदर जो प्राथमिक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, वो होते हैं वृषण, और वृषण यानी को हम टेस्टिकल या टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और वो टेस्टिस भी कैसे होते हैं, तो वो भी अंडाकार ही होते हैं, ठीक है। और मादा का प्राथमिक जननांग कौन होता है, तो वो होती है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। ये याद रखियो, अंडाकार होते हैं। यह अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है, समझ गए ना, यानी कि मेन ऑर्गन, मेन सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड ओवरी, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय उपकला जनन नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, ये याद रखें, किससे मिलकर के, तो उपकला जनन नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें उपकला जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं, तो उपकला एपिथेलियम जर्म सेल पाई जाती हैं, उपकला को बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर सर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें भी सर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, तो सर वो निर्माण हो रहा है अंडाणु का, किसका, तो वो निर्माण हो रहा है सर अंडाणु का। और इस निर्माण होने की क्रिया को बोलते हैं oogenesis, ठीक है। और अगर आप oogenesis का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करिए oogenesis और लिखिए बायो अमन, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अंडाशय द्वारा मादाओं में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजेन हार्मोन्स ये याद रखिएगा, कौन सा, तो वो है एस्ट्रोजेन। और एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल के अंदर से स्रावित होता है, मादा के अंदर से ये स्रावित होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स द्वितीयक लैंगिक, ये है लैंगिक से, ठीक है। क्या है, ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण पैदा करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब आवाज़ का पतला होना, है ना, और भी हार्मोनल चेंजेस होना, शरीर में बालों का उगना, प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, और आपके जो बालों का बड़ा होना, ठीक है, जो स्तन ग्रंथियां हैं उनका बड़ा होना, ये सभी कैसे होता है, तो ये सभी एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। जब ये सीक्रेट होता है तो बॉडी को पता चल जाता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, उनको पैदा कर दो भैया, ठीक है। जननांग का विकास होना, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन किसके जैसे हैं, याद रखना, जब एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है, कौन सा निकलता है, तो वो निकलता है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन निकलता है तो क्या करता है, ये करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बढ़ाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अच्छा ये सब होता कब है, तो ये सब होता है यौनवारंभ की अवस्था में, ठीक है। प्यूबर्टी की एज कितनी होती है, तो वो होती है 9 से 13 साल, 9 से 13 साल के बीच में प्यूबर्टी की एज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर 1 आवाज़ का पतला होना, है ना, जैसे आवाज़, लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है सुनने में, है ना। फिर क्या होता है, वसा का संचित होकर शरीर का सुडौल व सुंदर बनना, है ना, आकर्षक बनना, ठीक है। आकर्षक मतलब अच्छा दिखना, सुंदर बनना, ठीक है। शरीर में क्या होने लगता है, वसा का संचय होने लगता है। फिर जननांगों का विकास होना, जितने भी जो जनन अंग होते हैं उनका विकास होना। फिर स्तनों का विकास होना, ठीक है। स्तनें मतलब जो मेमरी ग्लैंड होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड, स्तनों का विकास होना। मासिक चक्र का आना, मासिक चक्र से क्या मतलब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस वीडियो में भी उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, लड़कों की तरफ आकर्षित होना, ये सभी किसके अंदर होते हैं, ये सभी किस चीज़ के अंदर होते हैं, तो ये सभी चीज़ होते हैं लड़कियों के अंदर। कैसे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा मिलता है, बताइए।
मुझे उम्मीद है ये सारी जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे आपको समझ आए होंगे, है ना। सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ नोट के रूप में लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के अलावा मादा में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कितने हार्मोन्स? एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो यह हार्मोन्स, एस्ट्रोजन को देख लिए भैया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर निकलता है, ठीक है। तो यह हार्मोन्स प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं अपरा, ठीक है। तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। यह भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करता है? जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन्स मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको नियंत्रित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और प्रसव के समय योनि की पेशियों को संकुचन करता है। जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, ठीक है, बच्चा बाहर निकलता है 9 महीने +- 7 दिन के बाद, तो ये योनि की जो पेशियां होती हैं, वेजाइना की जो मसल्स होते हैं, उनको संकुचन करता है और उनको फैलाता है ताकि बच्चा डिलीवर हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। फिर जब बाहर निकलेगा तो भैया पीड़ा होगी, तो उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स अपरा द्वारा स्रावित होता है। यह प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक है। अगर प्रसव नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन लगा देगा। प्रसव के बाद प्रसव पीड़ा होती है ना, दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। उस असहनीय दर्द को कम करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे हम लोग अंडवाहिनी के बारे में, जिसको अंडवाहिनी को हम लोग सर फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यह प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़े रखती है, ठीक है। ये क्या होती है सर? ये अंडाशय था, अंडाशय एक नली से जुड़ा था, किससे? तो ये गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है। तो अंडवाहिनी क्या करती है? अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाणु को, प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ करके रखती है, नलिका होती है, और अंडाशय से निर्मित अंडाणु को गर्भाशय की तरफ ले जाने का कार्य करती है। यहाँ से जो अंडाणु निकलेगा तो उसको कहाँ ले जाएगी? गर्भाशय की तरफ, यानी कि यूट्रस की तरफ ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर आता है गर्भाशय क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। यह एक मांसल थैले जैसी संरचना होती है। यूट्रस बताया ना आपका, ये वाला भाग होता है यूट्रस, ये वेजाइना हो गया, ठीक है, ये ऊपर का भाग फंडस हो गया, ये इधर निकल जाएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। ये बीच वाला भाग ये होता है यूट्रस, ये देखो, ठीक है, यूट्रस, जो शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। कौन? यूट्रस। इसी रास्ते से शुक्राणु जाता है, स्पर्म इसी रास्ते से होकर के अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में जाता है और भ्रूण का रोपण करता है। भ्रूण का रोपण, भ्रूण आकर के कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है? तो वो बैठता है यूट्रस में, गर्भाशय में, ठीक है। गर्भाशय के पीछे की ओर एक सक्रिय नलिका में खुलती है, जिसे ग्रीवा कहते हैं, जिसे सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय के पीछे ये इधर की तरफ एक सक्रिय नलिका खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको ग्रीवा, इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो गर्भाशय होते हैं उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर इस लेयर को बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। याद रखिएगा, याद रखने योग्य बात है ना, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसके बाद इसके अंदर की एक लेयर होती है मध्य वाली, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद फिर एक अंदर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं योनि के बारे में, जो होता है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। यह मादा जननतंत्र का वाह्य जननांग है। वाह्य जननांग बोले तो एक्सटर्नल जेनेटाइला है, वाह्य जननांग है।
यह एक लचीली मांसपेशी से मिलकर के बना होता है। किससे? लचीली मांसपेशियां होती हैं। योनि के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है योनि, योनि के बाद आता है सर गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय से नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ जा कर के खुलती है? फैलोपियन ट्यूब खुलती है अंडाणु में। ठीक है, ये देखिए अंडाशय में, सॉरी अंडाशय में। और अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाशय से निकलता है सर अंडाणु। ठीक है, क्लियर है? चलिए गर्भाशय के बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है। तो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रोणि गुहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस रीजन, है ना। श्रोणि को बोलते हैं पेल्विक रीजन, पेल्विस रीजन। श्रोणि गुहा एक थैली के समान पेशी रचना होती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, सामने से देखने पर यह एक नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। नाशपाती सेब आपने देखा होगा। ठीक है, यदि आप सामने से इसको देखेंगे तो बिल्कुल नाशपाती के आकार का दिखाई देगा। इसके ऊपरी भाग को मुख्य भाग तथा निचले भाग को सकरा होता है। जो ऊपरी भाग होता है ना, वो मुख्य भाग होता है। निचला भाग सकरा होता है जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और उसी सर्विक्स से होकर के स्पर्म अंदर की तरफ प्रवेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर कि गर्भाशय की भित्ति पेशी तथा मोटी होती है। ठीक है, इस भित्ति की आंतरिक स्तर को म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं। देख लीजिए, बताया ना, आंतरिक वाले को एंडो, मध्य वाले को मायो और सबसे बाहर वाली दीवार को पेरीमेट्रियम। ठीक है, सर्विक्स नीचे की ओर योनि यानी कि वेजाइना में खुलता है। जो सर्विक्स होता है, पतली सकरा नली होता है, वो आगे कहाँ खुलता है? तो सर वो आगे वेजाइना यानी कि योनि में जा कर के खुलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं योनि के बारे में, वेजाइना के बारे में। यह एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली है। ठीक है, क्या है? तो यह एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली, इसकी कभी कभी ये पूछ ली जाती है ना, कितनी लंबी चौड़ी ये होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, जिसके सामने मूत्राशय तथा पीछे मलाशय होता है। जस्ट इसके सामने की तरफ मूत्राशय होता है ना, यूरेथ्रा होता है, और इसके आगे की तरफ, इसके जस्ट पीछे होता है मलाशय रेक्टम, है ना, याद रखना। फिर देखो, योनि बाहर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे भग या वल्वा कहते हैं। योनि जो होता है वो बाहर की ओर जब खुलता है तो एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे भग या फिर वल्वा कहते हैं। ठीक है, भग एक पतली झिल्ली हाइमेन द्वारा ढकी रहता है। ठीक है, जो वल्वा होता है, ठीक है, वल्वा एक पतली झिल्ली हाइमेन द्वारा ढका होता है। ठीक है, हाइमेन के बाद एक छोटे स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, ये याद रखना, वेस्टिब्यूल। जो लघु भगोष्ठ, जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, द्वारा घिरा होता है। लेबिया माइनोरा होता है और लेबिया मेजोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, हाइमेन होता है। ये सभी क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटाइला होते हैं, बाह्य जननांग होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइमेन होता है, एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, इसी के फटना को अधिकतर लोग ये मानते हैं, वर्जिनिटी से इसको आंकित करते हैं, है ना, उसका आकलन करते हैं। ठीक है, वर्जिनिटी की पहचान करते हैं। तो भैया ये जो हाइमेन होता है, ये पतली झिल्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान भी फटती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले भी फट सकती है। जैसे साइकिल चलाने में, घोड़े में बैठने के समय, ठीक है, खेल कूद करते समय और भी कुछ एक्टिविटीज़ करते समय वो पतली झिल्ली फट सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जीवन पर्यंत बनी भी रहती है। ठीक है, तो ये जो एक मिथ है एनसीईआरटी में साफ से दे रखा है कि हाइमेन की वजह से आप किसी की वर्जिनिटी की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी आगे चल के कीजिएगा भी नहीं। बाह्य जननेंद्रियाँ क्या होती हैं? एक्सटर्नल जेनेटाइला क्या होता है? देखो, भग वल्वा के अंतर्गत वृहद भगोष्ठ, भाई नाम याद रखना। ठीक है, वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा एक जोड़ा बाल युक्त त्वचीय वलय रचना होती है, बिल्कुल बाल युक्त त्वची वलय रचना होती है। ठीक है, लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर बालहीन एक जोड़ा वलय रचना होती है जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है, पहले लेबिया मेजोरा होता है, फिर लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है,
या इसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ। क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ। ठीक है, जहाँ एक अत्यंत संवेदनशील तथा छिद्रहीन रचना होती है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ एक संवेदनशील और छिद्रहीन रचना होती है। ऐसी रचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऐसी रचना को क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, यह रचना नर के शिश्न जिसको बोलते हैं पेनिस के समजात होमोलॉगस अंग माना जाता है। जो ये रचना होती है वो पेनिस जो होता है उसके समजात माना जाता है कि भैया ये जो संरचना है वो बिल्कुल जो नर का चलिए अब हम देखते हैं सहायक ग्रंथि के बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो सहायक ग्रंथि के बारे में बताया जाता है कि मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के अंदर दो सहायक ग्रंथि, दो एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। पहली पाई जाती है बार्थोलिन। कौन सी? तो वो पाई जाती है बार्थोलिन। ठीक है, यह ग्रंथि क्षारी चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है। ये ग्रंथि क्या करती है? क्षारी चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है व अम्लीय से क्षारी करता है। अब भैया यूरिनेशन करने के लिए गए होगे, मूत्र त्याग के लिए गए होगे, तो जो यूरिनरी ट्रैक है भैया वो कैसा हो गया? वो हो गया एसिडिक। ठीक है, और अगर उसी एसिडिक से स्पर्म अंदर जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा खराब। इसलिए उसको क्या बनाना पड़ता है? जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होता है? ये बार्थोलिन ग्लैंड इसका स्राव करती है, जिसके द्वारा ये जो एसिडिक ट्रैक है आपका वो बन जाता है बेसिक, क्षारी बन जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? तो आसानी से सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। क्लियर है? बताइए। एक होती है पेरिनियल ग्लैंड। ठीक है, पेरिनियल ग्रंथि। और मैंने आपको मेल के अंदर भी एक ग्लैंड पढ़ाया था। वो ग्रंथि क्या करती है? वो ग्रंथि ऐसा स्राव करती है जो फीमेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इधर जो पेरिनियल ग्रंथि है यह ग्रंथि मलाशय के पास स्थित होती है। ठीक है, जो पेरेनियल ग्रंथि होती है, अगर पूछे कहाँ स्थित होती है तो यह मलाशय के पास स्थित होती है। इसमें एक गंधयुक्त पदार्थ स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ? तो गंधयुक्त पदार्थ। याद रखना, मेल में भी ऐसा ही था। गंधयुक्त पदार्थ स्रावित होता है जो विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। अगर वो फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अगर वो मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड पाई जाती हैं। अगर तुम्हें ऐसा नहीं होना है, ठीक है, तो ग्लैंड काट के हटा दो, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो इस ग्लैंड की वजह से होगा। पूरा खेल यही सजाता है और कोई नहीं, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मासिक चक्र, जो मासिक चक्र होता है पहले समझ लेते हैं। प्यूबर्टी के अंदर, है ना, यानी कि 9 से जो 13 वर्ष होता है तभी के बीच में शुरू होता है मासिक चक्र। मासिक चक्र फॉलिकल एवं अंडों का उत्सर्जन का एक मासिक चक्र होता है। इसके अंदर जो अंडे होते हैं, ओवम होते हैं, उसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वो रिलीज होते हैं कहाँ से? अंडाशय से। ठीक है, इसके द्वारा अंडों का उत्सर्जन होता है मासिक चक्र के अंदर, तथा महिला द्वारा गर्भधारण किया जाता है। ठीक है, इसी मासिक चक्र के अंदर अगर अंडे को शुक्राणु मिल गया तो गर्भधारण हो गया, और अगर शुक्राणु नहीं मिला तो अंडे का उत्सर्जन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है, इसी को सर माहवारी के नाम से जानते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर मासिक चक्र के नाम से जानते ही हैं। ठीक है, मासिक चक्र मुख्यतः 28 दिन का होता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने दिन का होता है? ये 28 दिन का होता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया ऐसे कुछ होती है तो भी ये घट बढ़ सकता है। 2 4 6 10 दिन, है ना। 10 दिन नहीं, मतलब 2 4 दिन, है ना। बात ना पकड़ लेना मेरी, ये आप लोग बात बहुत पकड़ लेते हो, है ना। तो ये मीनोपॉज होता है। जब पहली बार ब्लीडिंग होती है, पहली बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं मिनार्की। ठीक है, मिनार्क या मिनार्की बोलते हैं, उसको लिख लो। और दूसरी बात, जब ये बंद होता है तो इसको बोलते हैं मीनोपॉज, यानी कि मासिक चक्र बंद भी होता है। ठीक है, उसको बोलते, जब ये शुरू होता है तो रजोधर्म बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो वह समय जब महिला का मासिक धर्म रुक जाता है, मतलब जो महिलाएं होती हैं वो एक समय पर ऐसा आ जाता है कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, लेकिन जो मेल होता है, नर होता है,
वो फुल टाइम बच्चे पैदा कर सकता है जब तक वो मर नहीं जाता, है ना। अगर वो मरने के लिए बैठा है तो 4-10 दिन में मरेगा, उससे पहले अगर, है ना, कुछ ऐसा होता है तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है वो लगातार जीवन पर्यंत होती रहती है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु बनने की क्रिया। फिर यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है जब महिला के गर्भ धारण करने या संतानोत्पत्ति के प्रक्रिया समाप्त होने का ये सूचक होता है, ठीक है। यानी कि अगर मीनोपॉज हो गया तो ये समझ जाओ कि महिला अब गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ठीक है। रजोनिवृत्ति अवस्था में होता है, अंडा से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का निर्माण बंद कर देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो अवस्था होता है जिसके अंदर जो अंडा होता है उससे एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसका निर्माण बंद हो जाता है, तो हो जाता है फिर मीनोपॉज, ठीक है। चलिए, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन क्या होता है, ठीक है। गर्भधारण क्या होता है, पहले तो पढ़ेंगे निषेचन, फिर पढ़ेंगे गर्भधारण। निषेचन क्या होता है, तो सर दो युग्मकों गैमीट्स का आपस में मिलना, ठीक है। और ये जो गैमीट होते हैं, याद रखना, ये अगुणित होते हैं। अगुणित बोले तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो अंडाणुओं एक शुक्राणुओं की मिलन की प्रक्रिया है, ठीक है। जो यानी कि क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है फैलोपियन नलिका में। ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है सर, तो ये मिलता है फैलोपियन नलिका में, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चे के जन्म का कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। अगर निषेचन की क्रिया हो गई है तो जन्म हो जाएगा, एक बच्चे का निर्माण होगा। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई है तो सर क्या होगा, सर फिर हो जाएगा MC, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो अंडाणु निकला है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम की दीवार टूटेगी, एंडोमेट्रियम यूट्रस की दीवार टूटेगी, उसके साथ ओवम भी निकल के रप्चर हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु, नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं, कहीं पर भी बाहर मिल रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो बोलते हैं इंटरनल। तो जो मानवों में निषेचन होता है, मानव में, है ना, कपी में, बंदर में, तो वो निषेचन होता है भैया कुत्ता में, बिल्ली में, तो वो होता है इंटरनल, आंतरिक निषेचन, ठीक है। चलिए, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन, ये देखिए इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। बाह्य निषेचन जब शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे मेढक के अंदर भैया वो अपना स्पर्म छोड़ आता है, वो अपना अंडाणु छोड़ आता है, आपस में मिल करके टैडपोल बन जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात होती है टैडपोल की कि जब ये बचपन में होते हैं ना, मेढक के छोटे बच्चे बचपन में, तो ये बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह, मछली। अगर मछली रखा जाए, टैडपोल को रखा जाए, तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये मछली है कि टैडपोल है, कोई भी आसानी से नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये मेढक होता है। फिर देखते हैं सर आंतरिक निषेचन के बारे में, है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव व अन्य बड़े जंतु में, ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। आगे चल करके यह भ्रूण बना लेता है और यह पूर्ण शिशु बनता है। आगे चल कर क्या बनाता है, चलकर भ्रूण बनाता है, फिर आगे ये पूर्ण शिशु बन जाता है, बच्चा बन जाता है, फिर वो बाबू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा दिल से, आपका दिल कहे तो शेयर कर दीजिएगा। और बायो अमन अपने भाई को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।